नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 22 से 24 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। और रही बात यहाँ पर इस सीरीज के पीडीएफ फाइल की, तो जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, आपको बता दूं, इस सीरीज के तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न था कि मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि इसी महीने में ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। हालांकि इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। मैंने कई बार आपको बताया कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो आपको सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि पूछा गया कि मनरेगा मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, यानी कि सर्वाधिक जो काम दिया जाता है वो कौन से जिले में दिया जाता है। इसी को लेकर यह रिपोर्ट आई थी और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा मिलान सही है। तो पहला विकल्प है कि जमुई पहले स्थान पर आ, तो ये विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। दूसरे विकल्प की बात करें तो मुंगेर दूसरे स्थान पर, यह भी सही है। जबकि तीसरे विकल्प की बात करें तो पटना तीसरे स्थान पर, ये हमारा औसत्य है। पटना की बात करें तो पटना जिला 31वें स्थान पर रहा इस मामले में, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि खगड़िया की बात करें तो खगड़िया सबसे अंतिम स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था कि मई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार के सभी 38 जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग में 86.17 अंक के साथ जमुई शीर्ष स्थान पर रहा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जमुई को पहला स्थान मिला, जबकि 85.70 अंक के साथ दूसरे स्थान पर मुंगेर और 84.18 अंक के साथ गया तीसरे स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त पटना 31वें स्थान पर और सबसे अंतिम स्थान पर खगड़िया जिला रहा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनरेगा की, तो मनरेगा के दैनिक मजदूरी को लेकर भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के भी बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि दर्ज की है। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है, ये दैनिक मजदूरी की बात हो रही है मनरेगा मजदूर के सापेक्ष में। तो ऐसे में यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में तकरीबन 8% की इसमें वृद्धि दर्ज की है। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, पिछले साल इन दोनों राज्यों में किसी मनरेगा मजदूर के दैनिक मजदूरी की बात करें तो ये 210 रुपये निर्धारित थी, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए 228 रुपये किया गया है। लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर पॉइंट है कि सर्वाधिक जो दैनिक मजदूरी है ये 357 रुपये है प्रतिदिन। ये है, आपको ध्यान रखना, हरियाणा में। यानी कि दैनिक मजदूरी की बात करें मनरेगा के मजदूरों की, तो सर्वाधिक दैनिक मजदूरी हरियाणा में दिया जाता है। लेकिन वहीं पे हम बात करें सबसे कम दैनिक मजदूरी की, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी सबसे कम है, महज 221 रुपये। ये सारी जानकारी आपको याद होगा, हमने कई बार आपको बताया है। हालांकि मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और आपको ये भी ध्यान रखना कि 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया। पहले इसे नरेगा नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए महात्मा गांधी नाम इसमें जोड़ा गया 2 अक्टूबर 2009 को। और इसके बारे में कई सारी जानकारी हमने पहले भी आपको दिया है। फिलहाल अब इसे स्किप करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न भी एक रिपोर्ट से ही संबंधित है। प्रश्न है कि हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। तो हालिया रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात कम हो गया है 900 से। हालांकि यहाँ पर हम इसके विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, ये 2019-20 को लेकर रिपोर्ट जारी की गई थी हाल ही में, और इसी रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आया है कि बिहार का 19 जिला में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लिंगानुपात आखिर होता क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं या फिर कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको कई बार दिया है, यहाँ पर पुनः हमने शामिल कर दिया है। तो प्रति 1000 लड़कों या फिर पुरुषों की तुलना में लड़कियों या फिर महिलाओं की संख्या, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या फिर लड़कियों की संख्या ही ये लिंगानुपात को परिभाषित करता है। तो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया कि बिहार के 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये 19 जिले आखिर कौन कौन से हैं।
तो इस जिले में पहले स्थान पर अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सुपौल शामिल है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे 19 जिला। हालांकि बिहार में जो जिलों की संख्या ये 38 है और ये सभी जिले बिहार के 9 प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि बिहार को 9 डिवीजन यानी कि 9 प्रमंडल में बांटा गया है और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है कुल मिला के 38। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार इसे किस रूप में देख रही है। दरअसल यहाँ पर हमने एक जानकारी आपके साथ साझा किया है कि लिंगानुपात 900 से कम होने के पीछे सरकार का मानना है कि इन जिलों में अल्ट्रासाउंड सेंटरों में जन्म से पहले लिंग की जांच की जा रही है, जो कि कानूनन अपराध है। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चों की जांच करना अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक प्रकार का कानूनन अपराध है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि बिहार सरकार का मानना है कि इन 19 जिलों में इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, जो कि कानूनन अपराध है। इसी के परिणाम स्वरूप अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, ये यहाँ पर देखने को मिला है कि बिहार में लिंगानुपात इन 19 जिलों में 900 से कम हो गया है। अब बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने इन 19 जिलों में चल रहे सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जाँच करने का आदेश दिया है। ये भी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना, एक अच्छी पहल है जो कि बिहार सरकार ने भी हाल ही में इसको लेकर आदेश दिया है कि इन 19 जिलों में जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हैं वर्तमान समय में, सभी की जांच किया जाए। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, जिसको लेकर वहां के अधिकारियों की एक टीम बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना पहुंचे हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं संबंधित तथ्यों की। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि राजस्थान अब बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा। दरअसल इस दिशा में आपको ध्यान रखना कि इसके लिए वहां के अधिकारियों का एक टीम बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने पटना पहुंचे हैं। और यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान की दृष्टिकोण से देखें तो दरअसल राजस्थान बिहार में किए जा रहे नए प्रयोग और उसके सकारात्मक परिणाम से काफी प्रभावित है, जिसके बाद अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बिहार का जीएसटी मॉडल को अपनाने की बात कही थी और इसी को लेकर अभी हाल ही में एक टीम इसके अध्ययन के लिए पटना पहुंची है या फिर इसे देखने के लिए पटना पहुंची है। अब यहाँ पे देखिए सवाल ये उठता है कि जीएसटी आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर कुछ जानकारी इनसे संबंधित मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात इसका हिंदी नाम होता है वस्तु और सेवा कर, जो कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का या फिर आपूर्ति पर उपयोग किए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो जीएसटी है ये किस प्रकार का कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है या फिर प्रत्यक्ष कर है। ये बात यहाँ से ध्यान रखें, ये अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। हालांकि इसके अतिरिक्त जीएसटी से संबंधित कई सारी जानकारी और भी हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस पॉइंट की बात करें तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो दोनों तिथि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब भी लागू होने की बात होगी तो आधिकारिक तौर पर इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, लेकिन इसे लाया गया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। ये सारी जानकारी अहम है। जिस प्रकार से बीपीएससी एग्जाम की अगर हम बात करें तो पहले के समय में क्या था कि प्रश्न को डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता था, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़े से अलग तरीके से आपको पूछा जाता है। देखिए, ये अगर हम प्रश्न की बात करें कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तकरीबन मान के चलिए 90% छात्र जो मूल रूप से बीपीएससी एग्जाम की तैयारी पर केंद्रित है, तो 90% छात्र ये जानते होंगे कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी, लेकिन बहुत ही कम ऐसे छात्र होंगे ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। तो यही वो प्रश्न होगा जो कि आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेगा, यानी कि इसी से आपका रिजल्ट जो है ये औरों से बेहतर होगा। ये तो कॉमन है, ये सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, लेकिन आप जो सफलता प्राप्त करेंगे वो किस आधार पर प्राप्त करेंगे। अगर आपका स्कोर बेहतर होगा तभी ना आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों पर, ऐसे ही चीजों को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तभी जाके आपका स्कोर बेहतर होगा और आप बेहतर रिजल्ट लाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो इस सीरीज में आपको रेगुलर देखने को मिलता है। जो भी छात्र हमारे साथ पहले से बने हुए हैं उन सभी को पता होगा कि उनके लिए ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, यहाँ से आपकी निश्चित तौर पर हेल्प होने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की सचिव डैश को हाल ही में भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए किसी भी विकल्प में इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है। इस आधार पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या है। तो मधु शर्मा जो कि बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की सचिव है, जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर ऑप्शन को अपडेट कीजिए, जिस प्रकार से पहले बीपीएससी में पूछा जाता था ऑप्शन नंबर ई में उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, दोनों ऑप्शन नंबर ई में ही होता था। लेकिन 68वीं बीपीएससी वाले एग्जाम में यह विकल्प को ऑप्शन नंबर ई को अपडेट किया गया था और आप लोग भी डिमांड कर रहे थे कि सर वीडियो में जो प्रश्न आप बतलाते हैं उसे अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पर अब अपडेट कर दिया गया है। निश्चित तौर पर आपको नए पैटर्न पे चीजें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए मधु शर्मा को अभी हाल ही में भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि बिहार बेसबॉल एसोसिएशन के सचिव व एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव मधु शर्मा भारतीय टीम की कोच नियुक्त की गई है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। बेसबॉल की बात हुई है तो बेसबॉल के एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 2 टीमें होती है और दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और प्रत्येक टीमों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये होती है 9। और अगला पॉइंट है बिहार बेसबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो यह है दिलजीत खन्ना। हालांकि बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों को लेकर पिछले 5 महीने के प्रश्नों का संग्रह हमने इस वीडियो में किया है। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगा। किसी भी राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो खेल और खिलाड़ी वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, तो इसीलिए हमने ये वीडियो चैनल पर अपलोड किया था। आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स के बारे में। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के डिमांड पर अभी हाल ही में टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप की शुरुआत की गई है। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप चला जाए, इसी दिशा में हमने यहाँ पर यह पेड ग्रुप की शुरुआत की है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों के डिमांड पर इसकी शुरुआत की गई। जो छात्र इसमें ज्वाइन करने के इच्छुक हैं ध्यान रखेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको pre21 लिखकर मैसेज करना है। इस कोर्स की फी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 12 महीने की अवधि के लिए कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी चीजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इसी में आपका टेस्ट सीरीज आदि भी शामिल है। हालांकि इस ग्रुप की एक खास बात यह भी है कि करंट अफेयर्स की जो डेली क्लास चलती है यूट्यूब पर, इसका तमाम नोट्स आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक दिन ये 6 बजे आपको सुबह में यहाँ पर इस ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और मंथ के एंड में मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स भी आपको दिया जाएगा। अभी तक जितने भी 2022 के नोट्स हैं वो सभी इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे और जब से आपसे ज्वाइन करेंगे अगले 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ ये आपको मिलेगा। तो जो छात्र भी इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए और कोई जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ये कोर्स संचालित है वही सारे मटेरियल यहाँ पर आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में भी दिया जाएगा। तो जो छात्र इच्छुक हैं जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि जो एप्लीकेशन पे लेना चाहते हैं तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन कोरोना शुरू किया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार। अभी हाल ही में म्यांमार में एक चक्रवाती तूफान आया था, जिसके बाद अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन कोरोना की शुरुआत की है। और इसके तहत यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 14 मई 2023 को म्यांमार एक चक्रवात की चपेट में आया 14 मई 2023 को। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यहाँ आया यह चक्रवात पिछले 10 वर्षों में सबसे शक्तिशाली चक्रवात था और इसकी चपेट से म्यांमार में तकरीबन 100 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का यह विनाशकारी चक्रवात रहा होगा। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसे देखते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने 18 मई 2023 को ऑपरेशन कोरोना शुरू किया है। और इस ऑपरेशन कोरोना की बात करें तो भारत सरकार ने इसके लिए 3 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। वही जानकारी यहाँ पर दर्शाया गया है कि ऑपरेशन कोरोना के तहत 3 भारतीय नौसैनिक जहाज जिनमें INS शिवालिक, INS कारमोटा और INS सावित्री 40 टन से अधिक राहत सामग्री आदि जरूरी सामान के साथ यांगून पहुंच चुका है। यहाँ पे जारी नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा जरूरी, आप लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पर जरूरी होगा, मिस टाइपिंग हुआ है। तो ये 3 नौसैनिक जहाज INS शिवालिक, INS कारमोटा और INS सावित्री 40 टन से अधिक राहत सामग्री और जो भी राहत बचाव में जरूरी सामान होते हैं वो सभी सामान के साथ यहाँ पर एक स्थान है यांगून, यहीं पर अभी हाल ही में पहुंचा है।
ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि हाल ही में एक चक्रवाती तूफान आया था मोचा, जिसका नाम होता है सांप की कुंडली। हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। ये इस साल 2023 का पहला चक्रवाती तूफान है। इसके बारे में कई सारे प्रश्न बने थे जो कि विस्तार पूर्वक हमने इसी सीरीज में आपको बताया था। तो निश्चित तौर पर आपको रेगुलर सीरीज को फॉलो करना है, तभी जाके आप सारी चीजें याद रखने में सक्षम हो पाएंगे, सारी चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा अब तक जो विभिन्न अभियान चलाए गए हैं, उनमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो वही सारे चीजों का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। जैसे ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो ये अप्रैल 2023 में चलाया गया था सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन गंगा फरवरी 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अगस्त 2021 में, ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की थी। हालांकि इससे पहले मई 2020 में वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और ऑपरेशन संकट मोचन की बात करें तो जुलाई 2016 में दक्षिणी सूडान में जारी हुए गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। अगला है ऑपरेशन राहत, जो कि 2015 में संचालित हुआ। यमन के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ही ऑपरेशन राहत चला गया था। हालांकि अभी जो हमने आपको जानकारी दी ऑपरेशन करुणा के बारे में, भारत सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य के दृष्टिकोण से शुरू किया गया म्यांमार में जो चक्रवाती तूफान आई है, इसी को लेकर। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में किरण रिजिजू की जगह कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है, या फिर देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे दूं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि 18 मई 2023 को मोदी कैबिनेट में फेरबदल करते हुए कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरण रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, अर्थात आपको ये ध्यान रखना कि अब देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। हालांकि यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार अब सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया कि इससे पहले 2021 जुलाई में रविशंकर प्रसाद से भी इसी तरह कानून मंत्रालय छीनकर किरण रिजिजू को सौंपा गया था। ये भी बात यहाँ से आपको ध्यान रखना। किरण रिजिजू से पहले जो कानून मंत्री थे भारत के, वे थे रविशंकर प्रसाद। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय का कार्यभार छीनकर अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि अर्जुन राम मेघवाल अब भारत के नए कानून मंत्री हैं। चूंकि बात हो रही है कानून की या फिर इनसे संबंधित तथ्यों की, तो कुछ जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायमूर्ति वर्तमान में कौन है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि DY चंद्रचूड़ या फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त हम बात करें पटना उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से, तो पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में कृष्णन विनोद चंद्रन बने हैं। इनसे पहले ये केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। हालांकि कृष्णन विनोद चंद्रन के बारे में ये ध्यान रखिए, वे मूल रूप से केरल के ही रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पटना उच्च न्यायालय की, तो इनसे संबंधित एक जानकारी अहम है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर पटना उच्च न्यायालय ने अपना कार्य कब से करना प्रारंभ किया था। ये तिथि है 3 फरवरी 1916। कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ये तिथि आपको ध्यान रखना, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर हमारा अगला 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंजुम मौदगिल, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं विस्तार पूर्वक। तो 18 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अंजुम मौदगिल को नई दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया है। हालांकि यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, इसके अतिरिक्त 2 अन्य कोच जो कि विदेश में होने के कारण यह पुरस्कार नहीं ले पाए थे, जिन्हें अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि कहने के तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इन तीनों लोगों के लिए पुरस्कार की घोषणा बहुत पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन विदेश में होने के कारण वे पुरस्कार ग्रहण नहीं कर पाए थे, जिसको लेकर अभी हाल ही में दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। लेकिन इसके तहत आप ये ध्यान रखिए, अगला पॉइंट है कि अंजुम मौदगिल को वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड दिया जाना था। इसके अतिरिक्त बात करें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए हॉकी कोच सरपाल सिंह का चयन हुआ था। तो अभी हाल ही में दोनों ने स्वयं इस अवार्ड को ग्रहण किया है।
लेकिन इसके अतिरिक्त एक जानकारी यह है कि जबकि 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित हुए दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार की पोती शिवानी मिर्चनदानी ने अपने दादा का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ से तीनों को ध्यान रखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसकी घोषणा पहले ही हुई थी और ये सारी जानकारी हमने उस आधार पर यहाँ पर शामिल कर दिया है, जिसे अभी हाल ही में 18 मई 2023 को प्रदान किया गया है नई दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप प्रश्न को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो सम्मान है ये फिजी से संबंधित है। तो किसी भी विकल्प में यहाँ पर फिजी आपको नहीं दिख रहा और इस आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर जानकारी आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सित्वनी राबुका ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। आप यहाँ पर ये तस्वीर में भी देख सकते हैं। हालांकि इन सब के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देश और संस्था द्वारा कुछ बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर आगे देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सित्वनी राबुका के द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया। तो यहाँ पर सित्वनी राबुका की चर्चा हमने विस्तार पूर्वक किया है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी हमने दिया कि दिसंबर 2022 में फिजी के प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग कराई गई थी, जिसमें कि सित्वनी राबुका को 28 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बोरके मैनीबरामा को 27 वोट मिले। अर्थात महज 1 वोट के अंतर से सित्वनी राबुका विजयी रहे थे और फिजी के प्रधानमंत्री बने थे। इस वजह से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा खबरों का विषय था, इस वजह से ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान दिया गया है। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, फिजी से ही संबंधित ये पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी हमने आपको दिया था कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग में 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी देश के नांदी शहर में आयोजित किया गया था। ये डेट यहाँ से ध्यान रखें, 15 से 17 फरवरी 2023 को यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण था, जो कि फिजी सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी देश के नांदी शहर में आयोजित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त सवाल उठता है कि इस सम्मेलन का थीम क्या था। किसी भी सम्मेलन का थीम एग्जाम की दृष्टिकोण से, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उस सम्मेलन का मुख्य विषय या फिर थीम की बात करें तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये 2023 में जो आयोजित हुआ ये सम्मेलन, ये 12वां संस्करण का इसका निर्धारित थीम था। ये जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो विभिन्न देश और संस्था द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया है। उनमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार आपको ये सूची के बारे में जानकारी दिया है, लेकिन मूल रूप से हमने आपको बताया कि दक्षिण कोरिया द्वारा जो सियोल शांति पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये 2009 में इन्हें दिया गया था। जबकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त और भी कई सारे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अमेरिका और बहरीन, ये कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जो कि अपने सर्वोच्च सम्मान से, या फिर कुछ ऐसे संस्था का नाम है जो कि अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये ध्यान रखें, इनका अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 26 मई 2014 को, यहाँ पर जो तिथि आप देख रहे हैं 26 मई 2014 को पहली बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अभी हाल ही में 26 मई 2023 को बतौर कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के रूप में इनका 9 वर्ष पूरा हो जाएगा बतौर प्रधानमंत्री। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट या फिर ये तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 26 मई 2023 को इनका कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हम चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस क्रिकेटर ने 21 मई 2023 को IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि अब तक यह रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम, जो कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी हाल ही में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है विराट कोहली ने। और कुल मिलाकर विराट कोहली IPL में अब तक 7 शतक लगा चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि इस वर्ष खेले जा रहे IPL के 16वें संस्करण, इस वर्ष 2023 में जो IPL आयोजित हो रहा है, इसको लेकर हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो ध्यान रखिए कि 2023 में इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ है और 21 मई 2023 को विराट कोहली IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। हालांकि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वे अब तक IPL में कुल 7 शतक लगा चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने क्रिस गेल के 6 शतकों का रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।
लगातार 2 शतक लगाए हैं अभी हाल ही में विराट कोहली ने, जिस वजह से यहाँ पर इसकी जो शतकों की संख्या है ये बढ़कर 5 से 7 होगी। लगातार 2 मैचों में 2 शतक इन्होंने जड़ा अभी हाल ही में, और इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिखा है कि साथ ही वे आईपीएल में लगातार 2 मैचों में 2 शतक बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। हालांकि ये उपलब्धि अभी हाल ही में शुभमन गिल ने भी अपने नाम किया है। वो सूची आप यहाँ पर देखेंगे कि आईपीएल में लगातार 2 शतक लगाने वाले बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाज थे शिखर धवन। इन्होंने 2020 में ये कारनामा किया था और उसमें शिखर धवन दिल्ली कैपिटल टीम के सदस्य थे या फिर क्रिकेटर थे। लेकिन वहीं पे हम बात करें दूसरे खिलाड़ी थे जॉस बटलर, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम के क्रिकेटर थे। 2022 में यानी कि पिछले वर्ष उन्होंने ये कारनामा किया था। और तीसरे खिलाड़ी अभी हाल ही में विराट कोहली बने हैं 2023 में, और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम के खिलाड़ी हैं। जबकि अगले पॉइंट में हम बात करें शुभमन गिल की, जो कि हाल ही में चौथे बल्लेबाज बने हैं, लगातार 2 मैचों में 2 शतक बनाने वाले 2023 में हाल ही में गुजरात टाइटंस के एक खिलाड़ी हैं। चूंकि यहाँ पर हमने चर्चा की आईपीएल के बारे में, लेकिन आईपीएल के विपरीत हम देखें WPL अर्थात विमेंस प्रीमियर लीग की बात करें तो उसकी जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। WPL अर्थात विमेंस प्रीमियर लीग का ये सीजन 1 था, जो कि आपको ध्यान रखना है इसका फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, और यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो सभी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो ये तो संबंधित बात हुई WPL अर्थात विमेंस प्रीमियर लीग की, लेकिन मेंस प्रीमियर लीग का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब ये फाइनल मुकाबला आयोजित हो जाएगा, जब प्रश्न इनसे संबंधित बनेंगे तो वो सारी भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। इस सीरीज के साथ आप लोग बने रहिएगा। अब यहाँ पर हमारा नवा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया कहाँ पर? तो तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल की शुरुआत तमिलनाडु के माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल के बीच किया गया है। मूल रूप से आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। एग्जाम में अगर संबंधित प्रश्न बनेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये भी पूछा जा सकता है अभी हाल ही में जो स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है माम्बलम के आसपास, माम्बलम रेलवे स्टेशन के आसपास, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रकार से भी मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है उस प्रकार से प्रश्नों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके सफलता आपके कदम चूमेगी। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा इस स्काई वॉक पुल का औपचारिक उद्घाटन किया गया। देखिए, एक जानकारी बहुत कॉमन रूप से आपको ध्यान रखना, बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो रट्टू मल की तरह पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो पढ़ाया जाए सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने जानकारी दिया कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ, तो बस इतना याद रखेंगे इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। संबंधित तथ्य जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में होता है उनसे उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे में आपका रिजल्ट का निर्धारण नहीं हो सकता है। 100% तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मूल रूप से सभी तथ्यों को पढ़ेंगे तभी जाके वो सभी पॉसिबिलिटी को आप ध्यान में रख पाएंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को भी आप समझिए। अगला पॉइंट है कि यह परियोजना पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई है। एक तमिलनाडु सरकार की पहल है। हालांकि यहाँ पर ये स्काई वॉक पुल की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इस पुल की लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है, और स्मार्ट सिटी फंड से 28.45 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक जानकारी या फिर एक टर्म आया है स्मार्ट सिटी फंड। ये जानकारी हमने 5 से 6 बार आपको इसी सीरीज में दिया है, विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया था कि स्मार्ट सिटी फंड को लेकर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के आधार पर हमने जानकारी दिया था कि स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु पूरे भारत में राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। आपको याद होगा, इस लिहाज से हमने यहाँ पर शामिल पुनः कर दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो संबंधित तथ्य जिस प्रकार से आपको मिलता है कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी हेल्प होती है। क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग चर्चा कर रहे थे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में कुछ संबंधित तथ्य है, बेसिक से फैक्ट है, लेकिन आपको जानना चाहिए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल है मौजूदा समय में रविंद्र नारायण रवि, और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। जिलों की संख्या यहाँ पर है 38, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा की 18 सीटें यहाँ पर तमिलनाडु में निर्धारित हैं। तमिलनाडु की राज्य भाषा की बात करें तो तमिल यहाँ की राजभाषा है, लेकिन अतिरिक्त भाषा यहाँ की है अंग्रेजी। तमिलनाडु की अगर बात करें राजकीय पशु की तो नीलगिरी तहर जो कि यहाँ की कह सकते हैं राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम। पुष्प की बात करें तो करी हरी। खेल की बात करें तो सादो गुडू, और वृक्ष की बात करें तो ताड़ का वृक्ष है यहाँ का राजकीय वृक्ष। ये सारी जानकारी तमिलनाडु संबंधित आप याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में भी हाल ही में इसका अनावरण किया गया।
ये जानकारी यहाँ पर दर्शाया गया कि हाल ही में हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ध्यान रखेंगे हुसैन सागर झील कहाँ, ये भी पूछे जा सकते हैं, तो हैदराबाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 11वां प्रश्न की हाल ही में अर्थात मई 2023 में तलोजा भवानी मंदिर चर्चे का विषय बना हुआ है। बताएं कि यह किस राज्य में अवस्थित है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महाराष्ट्र में ये अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में अवस्थित कुल स्वामिनी तलोजा भवानी मंदिर में 18 मई 2023 से ड्रेस कोड लागू हो गया। अब यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यही वो मंदिर है जहाँ पर अभी हाल ही में 18 मई 2023 को सभी श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके पीछे रीजन क्या था। तो यहाँ पर रीजन यह था कि भड़काऊ, छोटे और अशोभनीय और अश्लील वस्त्र पहनकर यहाँ पर श्रद्धालु आते थे, जिसके बाद अभी हाल ही में फैसला लिया गया कि भड़काऊ, छोटे और अशोभनीय और अश्लील कपड़े पहनकर दर्शन करने आए लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिस वजह से ये अभी हाल ही में खबरों में आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि इस नियम की बात करें तो ये लड़कियों, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होता है। तो इसी वजह से अभी हाल ही में ये खबरों का विषय था, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने कितने रुपये की नोटों की वापसी की घोषणा की है। ये बहुत ज्यादा खबरों में है, आई थिंक आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000, यानी कि 2000 के नोट को अब बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी जो भारतीय करेंसी है वो 2000 रुपये की नोट है, तो इस नोट की वापसी की घोषणा की है। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखें, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के नोट, जो नए नोट है, वो अब ग्राहकों को जारी करना बंद कर दे। हालांकि इसको लेकर एक तिथि भी जारी कर दी गई है कि इस अवधि तक नोट जमा कराया जा सकता है, लेकिन बैंकों के दृष्टिकोण से देखें तो बैंकों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अब वो नए नोट ग्राहकों को जारी नहीं करेंगे। खास करके 2000 रुपये के नोट को लेकर जो ये सारी घोषणाएं अभी हाल ही में हुई है, ये सभी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। हालांकि मार्केट में ये संचालन में रहेगी, लेकिन ये जो डेडलाइन है ये 30 सितंबर 2023 तक ये आपको जमा करना है। इस नोट का वैल्यू तो आपको मिलेगा, लेकिन 30 सितंबर 2023 के बाद नहीं, ये वो डेडलाइन है, तब तक आपको जमा कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट की नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था। पहली बार ये 2000 रुपये का नोट भारत के इतिहास में जारी किया गया था। जो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, इसके परिणाम स्वरूप। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। हालांकि जो जानकारी हमने पेड ग्रुप के बारे में आपको दिया था, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हम आपके साथ पूरे 1 साल बने रहेंगे और यहाँ पर आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, बेहतर क्वालिटी की सभी नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलिए, और जो डेली करंट अफेयर्स का आप क्लास देखते हैं वो सभी चीज़ें आपको इसी कोर्स में प्रत्येक 6 बजे यहाँ पर अपडेट कराया जाता है। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि पटना के ज्ञान भवन में हाल ही में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बताएं कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।